Assalamualaikum, this is Zara Shafi. You're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So like everyone else, we are also eagerly waiting for the final game between India versus New Zealand in Dubai on March 9. Meantime, there's a lot more happening in the cricketing world. Babar Azam's father has come to his defense while India's head coach Gautam Gambhir is currently not happy with the team performance. What's the inside story behind this? What our fans and former cricketers are saying? We'll discuss all these things in today's show. And to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today I am joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you're doing great. Thank you. I'm also doing fine, Asghar. Again, what is happening in Indian cricket? Gautam Gambhir is currently not happening with the team performance और वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेली. क्यों इतने नाशुक्र हैं वो? देखिए ज़रा, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं अपने पूरे नाज़रीन को ये बता दूं, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने हासिल किया है. आलमी तंजीम है AIPS स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, जिसकी 100 साल तारीख़ है. पहली बार उसने क्रिकेट के लिए क्रिकेट को फोकस किया है और एक डेलीगेट, एक कमेटी तश्कील दिया और उसमें पाकिस्तान को नुमाइंदगी दी गई है, जिसमें हमारे कराची के आसिफ खान जो है वो उसमें नुमाइंदगी करेंगे. तो एक बड़ा एजाज़ है. और लेकिन खादिम आला तो गालिबन आप ही है ना? वो हम तो खादिम अलग बात है, लेकिन हमारा तो काम है कि अपने लोगों को प्रमोट करना, और ख़ासकर इस फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में. तो आसिफ खान को बहुत बहुत मुबारक हो. पूरे पाकिस्तान के तमाम हर एक पाकिस्तानी को, 24 करोड़ आवाम को मुबारक हो कि एक आलमी तंजीम में नुमाइंदगी पाकिस्तान को मिली है. सही है. और अब प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दें. अब देखिए, बात यह है कि गौतम को मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है. या तो वो नफ्सियाती दबाव में आए हुए हैं या फिर उनकी किसी से अनबन हुई है. क्योंकि थ्रू आउट अगर हम देखें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है इंडियन टीम की इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी रही है. अब उसको आप किसी भी जाविये से कह दें, लेकिन उनकी यूनिटी जो है और उनके जो बैड रन उगल रहे हैं वो जो है काबिल दाद है. और फिर बॉलर्स भी अपनी मिसाल आप बॉलिंग कर रहे हैं. आई थिंक कि चारों तरफ से वो जिल हुए हैं. तीनों शोबों में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं. लेकिन जाहिर है हेड कोच है, वो कहते हैं कि किसी भी सतह पर वो मुतमईन नहीं होते. तो अगर वो मुतमईन नहीं हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है पैनाडोल इस्तेमाल करें ताकि वो उनके सर का दर्द भी कम हो सके और प्रेशर से बाहर भी आ सके. चूंकि तो इससे क्या यही वजह थी कि प्लेयर्स का फिर सारा गुस्सा उन्होंने सहाफियों पर निकाल दिया था, डांटते रहे थे सहाफियों. देखिए ना, मैंने कल भी एक बात कही थी ना कि जब हर गुजरने वाला बंदा बोलेगा भाई गौतम भाई क्या हाल है आपके, कितना एडवांटेज ले लिया आपने, अरे आपने तो ICC को भी चूना लगा दिया, अरे आप ICC आपके पीछे चल रहा है, अरे आपने ये क्या कर दिया. फिर जो है बड़े बड़े प्लेयर तनकीद करने पे आ जाए तो दबाव आता है, प्रेशर आता है. गौतम इसीलिए जो है अंडर प्रेशर है. तो मेरा यही उनको मशवरा है कि लेकिन दुनिया के नंबर फॉर्मर क्रिकेटर्स अभी भी अपनी इस बात पर कायम और दायम है कि भारत को एडवांटेज हासिल था. देखिए, ये तमाम जो फॉर्मर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये इंतहाई काबिल एहतराम है. इनके दिल से हम इज्जत करते हैं. लेकिन ये अब जो है ना बेवक्त की रागनी है ये. क्योंकि इवेंट गुजर गया, मोहसिन नकवी साहब अकेले लगे रहे इस इवेंट के लिए, पाकिस्तान में कराने के लिए. इंडिया के शराइत सामने आते रहे, ICC घुटने टेकता गया, लेकिन ये सब खामोश रहे, इनके बोर्ड खामोश रहे. तो अगर कसूरवार हैं तो ये सब हैं, इनके बोर्ड हैं. अगर मोहसिन नकवी को सपोर्ट करते, पाकिस्तान को सपोर्ट करते, तो ये सूरत हाल नहीं होती. लेकिन शोएब अख्तर भी तो ये बात अब कह रहे हैं ना कि जो विराट कोहली हैं वो एक कंप्लीट पैकेज हैं. तो क्या गौतम गंभीर को नजर नहीं आता? देखिए, बात वही है कि कोच मुतमईन नहीं हो रहा, कहीं भी किसी भी जगह पे वो मुतमईन नहीं हो रहा. या क्या तो वजह है? क्या माजी की ग्रजेस हैं? क्योंकि IPL में बड़ा गर्मा गर्मी रही है गौतम और विराट के दरमियान. देखिए, उनको अपने अंदर, अपने कबीले में तनकीद का सामना करना पड़ रहा है. अपने कबीले में जब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो निकाला जाता है. और कोहली और गौतम की पहले भी लगती रही है. तो मेरा ख्याल है कि ये सब बातें अभी एक तरफ कर दें हम और फोकस करते हैं 9 मार्च को, जब न्यूजीलैंड और इंडिया आमने सामने होंगे. और देखना यह है कि क्या इंडिया 25 साल पहले का बदला ले सकेगा या न्यूजीलैंड तारीख दोहराएगा. बिल्कुल, और यही सब कुछ जानने के लिए चलते हैं यहाँ से दुबई और देखते हैं कि वहाँ पर ओवरऑल क्या सिचुएशंस हैं, टिकट्स की फरोख्त कहाँ तक पहुँची है, फिर टीम्स कब प्रैक्टिस करेंगी, कितने ज़्यादा प्लेयर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, फैंस वहाँ पर क्या कह रहे हैं. तो सलमान लुकमान हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं. सलमान, मुझे बताइएगा कि ओवरऑल क्या पोजीशन है, क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि जो सारी टिकट्स थी वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स में ही सोल्ड आउट हो गई.
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से तो इतवार वाले दिन इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल की और अब जो है उनका फाइनल जो हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संडे वाले दिन हो रहा है। अगर बात की आज की प्रैक्टिस के हवाले से तो आज न्यूजीलैंड कोई प्रैक्टिस नहीं करेगी और आज बाकायदा से इंडियन टीम जो है आईसीसी एकेडमी में शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करेगी और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड टीम की अगर बात की जाए न्यूजीलैंड टीम की प्रैक्टिस आज नहीं है। बहरहाल ये कि शायकीन काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है इंडियन जो क्रिकेट टीम की अगर बात कीजिए इंडिया ने तकरीबन तमाम तर मैच जितने भी हैं वो अपने नाम किए हैं और लास्ट मैच उन्होंने जो सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल जीता था, उसके बाद जो फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर चुका है और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल देखने के लिए टिकट्स की अगर बात की जाए टिकट तमाम तरह सोल्ड आउट हो चुके हैं। शायकीन बेताब थे कि इंडिया की टीम फाइनल में आए और हम लोग फाइनल देखने के लिए स्टेडियम जाएं, लेकिन ये कि इंडिया की टीम तो फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन अगर टिकट की बात कीजिए फाइनल के टिकट नहीं मिल रहे। जैसे ही ओपन हुए थे टिकट और तमाम तर टिकट सोल्ड आउट होते जिसकी वजह से शायकीन थोड़े मायूस तो हुए, कई लोगों को जो है टिकट्स नहीं मिले। बहरहाल ये कि शायकीन अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इतवार आए और कब हम जाकर जो है मैच देखने के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जाएं और इंडिया का फाइनल देखें। बहरहाल ये कि आज इंडिया की जो टीम प्रैक्टिस तो कर रही है लेकिन ये कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं बताई जा रही और इसके साथ साथ रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कहा था कि टीम जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है और लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी शामी के साथ उनसे हमने पूछा था कि ये दुबई जो पिच है इसमें कहा जा रहा था कि स्पिन बॉल काम ज़्यादा करेगी तो इसमें फास्ट बॉल भी ज़रा थोड़ा बेहतर हुआ, तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि दोनों जो बॉलिंग है वो चल रही है, यहाँ पे स्पिन भी चल रही है, लेकिन हम 4 से ज़्यादा स्पिनर अपनी टीम में नहीं रह सकते। बहरहाल ये है कि तमाम तर शायकीन अभी तक पुरजोश हैं और आज जो है प्रैक्टिस है इंडिया टीम की और संडे वाले दिन जो इतवार को जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होने जा रहा है। जी ओके सलमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये बात तो तय है कि फाइनल गेम में जो स्टेडियम है वो फुल होने वाला है। मीनवाइल पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि बाबर आजम के फादर भी अब मैदान में आ गए हैं, बाबर को डिफेंड कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बाबर के खिलाफ बातें कर रहे हैं तो बाबर के अबू जी ने उन्हें ठीक ठाक किस्म का सुना दिया है और उन्हें कहा है कि आप जाएं पीसीबी की वेबसाइट पर और वहां पर देख लें कि आप लोग खुद क्या करते आए हैं। तो असगर वो ये कह रहे हैं कि यू आर द पास्ट एंड यू वॉन्ट प्ले फॉर पाकिस्तान क्रिकेट अगेन। देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि वो सब माजी का हिस्सा है और वो जो भी बात कर रहे हैं अपने तजर्बात की रोशनी में कर रहे हैं। बाबर आजम के वालिद मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम हैं, उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं और उनके जज्बात एक बाप के जज्बात हैं जिसको समझना होगा। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि जी वो आप जो पीसीबी की वेबसाइट देख लें और बाबर के कारनामे देख लें, तो मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि माजी के कारनामों पे मुस्तकबिल या फ्यूचर जो है या हाल नहीं चला जाता। बात यह है कि अगर माजी की मैं बात करूँगा तो सीधी सी बात है तो फिर कोई भी मुझे बता दे, बड़े से बड़ा क्रिकेटर बता दे, साबिक चेयरमैन सिलेक्टर बता दे कि सरफराज को बाहर क्यों किया था। बात यह है कि सरफराज ने 2017 में आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप उसने जितवाया, 11 सीरीज उसने जितवाई, आपकी टीम को वनडे में टॉप 3 पे लेकर गया, T20 में वो टॉप 1 पे लेकर गया आपको। उस दौरान उसकी अपनी कारकर्दगी भी बहुत शानदार रही, फिर उस पर डाउनफॉल आया, वो अपनी बैटिंग को जो है सहारा नहीं दे सका, अपनी बैटिंग में नाकाम हुआ और इस बात को जवाब बनाकर जो है सरफराज को बाहर किया गया। तो अब्बा जी मुझे बताइए कि अगर माजी के रिकॉर्ड को देखकर बात की जाएगी तो फिर सरफराज को कप्तान बना दे, वापस ले आए सरफराज को, फिर यही हल है ना इसका। तो माजी पे चीजें नहीं चलती। अब्बा जी जो क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने दौर में आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जितवा के दिया, बल्कि बहुत बुरे नताइज हुए और पहले राउंड में भी हम बाहर हुए, सेमीफाइनल में भी उनके दौर में हम हारे, फाइनल भी हम उनके दौर में हारे, बल्कि एक साथ तो टॉस के बाद अनफिट हो गए थे, हमें सब मालूम है। लेकिन और असगर वो ये भी देखें ना कि बाबर ने कितने नंबर ऑफ मैचेस खेल लिए हैं, फिर इसके एवज वो कितनी हैफ्टी पेमेंट्स ले रहे हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी तो इस मुतालिक होनी चाहिए। बाबर नीड टू ब्रिंग हिज ए गेम। देखिए पेमेंट ले रहे हैं ये तो प्लेयर का हिस्सा है, अगर वो जायज़ पेमेंट ले रहे हैं तो हम और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आज का दौर क्रिकेट में पैसे का दौर है, पैसा हर तरफ से यहाँ आ रहा है, तो अगर बोर्ड उनको पेमेंट कर रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे कर रहा है, फी मैच की फीस के हवाले से कर रहा है, तो दिस इज ये उनका राइट है और उस राइट पे हम नहीं कह सकते। लेकिन कौम ये तकाजा करती है,
आपका मेयार ही तकाजा करता है कि आप फिर परफॉर्म भी करें। आप जो मुसलसल नाकाम चले आए, अब मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 25 या 24 इनिंग्स हैं जिसमें आपकी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। तो इस कारकर्दगी की अच्छा, बाबर के फादर ने ना एक और शिकवा किया है। वो कह रही हैं कि रिसेंटली बाबर को T20 में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए रुकन मुंतखब किया गया, उसके बाद फिर उन्हें कैप भी मिली, लेकिन फिर भी ड्रॉप कर दिया गया। वो कह रही हैं कि बाबर T20 डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, PSL खेलेंगे और टीम में वापस आ जाएंगे। देखिए, ये बात तो हेड कोच ने भी कहा है कि हमने मुस्तकिल तौर पे बाहर नहीं किया और वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर वो और रिजवान दोनों वापस आ जाएं। लेकिन आकिब जावेद साहब से एक सवाल जो मैंने कल भी किया था कि वो फ्लॉप हुए ODI में 50 ओवर में, T20 में क्यों बाहर किया उनको? अगर T20 में बाहर करना था तो वर्ल्ड कप, अमेरिका, वेस्ट इंडीज में जो हुआ उसके बाद बाहर कर देते तो बात समझ में आती है। अब उनको बाहर करने का क्या जवाब है? ये कौन सा प्रेशर आप अपने ऊपर से रिलीज कर रहे हैं? और फिर जिस फॉर्मेट में वो नाकाम हुए उसमें तो वो मौजूद है। तो फिर ये क्या इंसाफ है? कैसा इंसाफ है ये? आकिब जावेद साहब, खुदा का वास्ता या तो ओहदा छोड़ दें या इंसाफ करना शुरू कर दें। आपकी हठधर्मी से हम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, हमारी क्रिकेट बैक पर चली गई है, हमारा बहुत बुरा हाल हो गया है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आकिब जावेद साहब, अच्छा, होश में आए, होश में। सही असगर, बाबर से मुतालिक जी अकाउंटेबिलिटी इन्होंने कर ली, लेकिन उन बॉलर्स का क्या जो कि 100 रन की सेंचुरियां बनवा देते हैं लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। हारिस से मुतालिक मैं बात करूंगी, जिनकी रिसेंटली अभी काफ़ी मेल मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से उन्होंने मुलाकात भी की है और 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है, लेकिन मीडिया का सामना नहीं किया हारिस ने। देखिए, अपनी डूबती कश्ती को तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं वो, ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें। अरे इतना बड़ा बेनिफिट हेड कोच ने, चीफ सेलेक्टर ने दे तो दिया कि आप नाकाम होने के बावजूद 4 ओवर के गेम में इस फॉर्मेट में इन है और आप अभी भी पटखें, क्योंकि आप पटखू हैं, आप पटकते रहेंगे, आपके पास तो बॉलिंग की कोई क्वालिटी है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना बड़ा बेनिफिट देने के बाद सियासतदानों की पर्ची ना लगाएं, अपने मेरिट पे आए और न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जिससे ये लगे कि आकिब जावेद को भी जो है ना अपना सर उठाने का मौका मिले, क्योंकि वो भी शर्मिंदा है आपको T20 में लेकर। आपको तो बाहर करना चाहिए था, आपको और शाहीन दोनों को। आप दोनों की परफॉर्मेंस नहीं बनती, आपकी जगह वो किसी और को ले लेते, मुश्ताक करोड़ों को ले लेते, वो जमान को ले लेते और भी बहुत सारे बॉलर हैं, अली रजा को ले लेते। बिल्कुल गायब कर दिया गया, लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट कभी खेले भी हैं। कौन? शाहनवाज धानी। शाहनवाज धानी क्या, मैं तो समझता हूँ कि फिर लोग बोलेंगे कि मैं जो ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखिए, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। अगर पंजाब के किसी खिलाड़ी के साथ, KPK के, बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो नाइंसाफ़ी है। इसी तरीका अगर सिंध के किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो नाइंसाफ़ी है। अब मुझे बताएं कि शाहनवाज धानी का कोई कसूर नहीं है, उसको बाहर किया गया, बेंच पर बिठा बिठा के रखा गया, उसको जंग लगाया गया। अभी मुश्ताक जो है वो 52-51 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर है, लेकिन उसको किसी ने नहीं पूछा। लेकिन शाहनवाज धानी का ताल्लुक पंजाब से होता तो क्या वो टीम में होते? आपका कहने का यही मतलब है? देखिए, मैं अब क्या कहूँ इस हवाले से कि वो टीम में होते या नहीं होते, लेकिन उनकी लॉबी तो होती, उनकी लॉबिंग तो होती, उनके लिए बोलने वाले, आवाज उठाने वाले तो होते। शाहनवाज धानी लॉबिंग का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, बाय द वे हम चलते हैं जनाब हाशिर खट्टक की जानिब, क्योंकि हारिस रऊफ की ना 2 घंटे मुलाकात हुई है और इस जो मुलाकात का दौरानिया है ना उसकी वजह से शुकूक व शुबात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हारिस से, हाशिर खट्टक से जान लेते हैं कि ओवरऑल क्या अहवाल रहा है इस मुलाकात का। हाशिर, इनसाइट्स क्या हैं इस 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात की? जी बिल्कुल, आज सेनेट का इजलास था और सेनेट इजलास के दौरान ही हारिस रऊफ अपने कुछ साथियों के हमरा पार्लियामेंट हाउस आए और ख्वाजा आसिफ के चैम्बर में गए। ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा भी हैं, उनके चैम्बर में गए और काफ़ी देर वहां पर बैठे रहे और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो हमारे जो चंद मीडिया के दोस्त थे वो वहां पर मौजूद थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनका मौकफ लेने के लिए। लेकिन वो जैसे ही उन्होंने मीडिया के दोस्तों को वहां पर देखा तो वो दोबारा चैम्बर के अंदर चले गए और उसके बाद न जाने हारिस रऊफ किस दरवाजे से जो है वो बाहर निकले, क्योंकि हमारे जो मीडिया के दोस्त थे वो काफी देर बाहर चैम्बर के बाहर उनका वेट करते रहे और लेकिन हारिस रऊफ उनको वहां नहीं मिले। जबकि 2 घंटे के बाद तकरीबन जो है वो बताया गया कि हारिस रऊफ जो है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। हमने हारिस रऊफ से भी रब्ता करने की कोशिश की, उनके जो करीबी साथी हैं, कुछ खानदान के ज़राए हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की ताकि मालूम हो सके कि आखिर ये माजरा क्या है, लेकिन किसी
तरफ से भी कोई मालूमात नहीं मिली है। जबकि दूसरी तरफ जो पार्लिमानी ज़राए हैं, जो पार्लियामेंट के हमारे ज़राए हैं, वो तो तरदीद कर रहे हैं कि इनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। जबकि हमारे जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्होंने खुद हारिस रऊफ को वहाँ पर जाते हुए देखा है। जी हाँ, असगर अब आप देखें ना, गवर्नमेंट तो इन प्लेयर्स को खुद बुला रही है, लेकिन इनको बुला के इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती है, तो फिर कसूरवार कौन हुआ? देखिए, अब ये तो सवाल है कि गवर्नमेंट ने बुलाया या ये गवर्नमेंट के पास गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी हालिया दिनों जो काबीना में तोसी हुई है इनका नाम रह गया हो, या सोशल मीडिया पे चल रहा है, या अपनी पर्ची लगवाने गए हो, ज्वाइन करने वाले हैं पॉलिटिक्स। हो सकता है ये अपनी पर्ची लगवाने गए हो। आपको मालूम है कि अभी वहाब रियाज जो है लास्ट टाइम पंजाब काबीना के निगरान वजीर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इसके लिए गए हो या अपने पर कोई प्रेशर कम कराने के लिए सियासी पर्ची लगाने गए हैं। तो वहाब रियाज साहब, हारिस रऊफ साहब, आप तो वैसे ही पर्ची हैं, डे 1 से आप पर्ची के नाम से मशहूर हैं। शायद आप भूल गए तो हम आपको याद दिला दें कि पर्ची 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 ये आपके लिए नारे लगा करते थे। और जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही है एक आध मैच के अलावा, तो आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। लाहौर कलंदर के कंधे पे चलकर पाकिस्तान टीम में आए, अब पाकिस्तान टीम में आपका बुरा हाल हो रहा है, तो सियासी कंधा इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान टीम में अपने कंधों को मजबूत करना चाह रहे हैं। इतनी मेहनत करने से बेहतर है, 2 घंटे की मुलाकात करने से बेहतर है कि अपने कंधों का, अपने बाजुओं का इस्तेमाल करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें और इज्जत के साथ टीम में रहें। अच्छा हाशिर, मुझे ये बताइएगा, इन्होंने मीडिया का सामना क्यों नहीं किया? क्या डर था कि तस्वीर कहीं वायरल ना हो जाए फहीम अशरफ की तरह? जी बिल्कुल, लगता कुछ ऐसा ही है कि डर था कि कहीं कोई तस्वीर वायरल ना हो जाए। और जैसे कि अभी असगर ने बात की कि शायद वो काबीना में शामिल होने की ख्वाहिश लेकर शायद गए थे ख्वाजा आसिफ के बाद, क्योंकि जो हमारे दोस्त वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि वो बाहर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर सहाफी नजर आए तो वो वापस चैम्बर के अंदर चले गए। और उसके बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गए, किन राहदारियों में कहीं गुम हो गए, और पता नहीं कौन से चोर दरवाजे से जो है वो बाहर निकले, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में जब मालूम करने की कोशिश की गई तो जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने तो इस बात की तरदीद ही कर दी कि हारिस रऊफ की जो है वो ख्वाजा आसिफ से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। जबकि हमारे दोस्त जो वहां पर मौजूद थे वो कहते हैं कि उनके सामने हारिस रऊफ ख्वाजा आसिफ के चैम्बर के अंदर गए थे और उसके बाद वो बाहर ही नहीं निकले। तो समझ में नहीं आता कि वो क्यों, उन्हें किस बात का डर था, या वो आपकी वाली बात है कि उन्हें ये डर था कि जी बाद में कहीं फहीम अशरफ की तरह उनकी भी कोई तस्वीर वायरल ना हो जाए और उनका भी भांडा ना फूट जाए। असगर, क्या लगता है, क्या ये तजाद नहीं है? दुबई में जब भारत के खिलाफ मैच था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी बड़ी बातें भी की, और यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का सामना नहीं करते हैं। देखिए, हारिस रऊफ तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए हैं। आपको बताता चलूँ कि जब कराची में मैच था पाकिस्तान का, हारिस रऊफ नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने 2-3 ओवर ही कराए होंगे। और जब वो मीडिया से बात करने के लिए आए तो हमारे दोस्त ने उनसे कहा कि भाई आप तो हमें फिट नहीं लग रहे, आपने की बॉडी लैंग्वेज भी नहीं लग रही और नेट पर भी आपका लग रहा था। तो बड़े ही मतलब वो कहते हैं ना कि अजीब से अंदाज में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो जो है 6 ओवर कराए हैं और मैं बिल्कुल फिट हूँ, और आप लिख दीजिएगा कि मैंने जो है ना 2 ओवर कराए हैं। तो हारिस रऊफ साहब ये सब चीज़ें घबराहट की अक्कासी करती हैं, ये अनमेरिट की अक्कासी करती हैं कि आप मेरिट पर नहीं हैं, आप पर्चियों पे चल रहे हैं। और आई थिंक जो एटीट्यूड वो ग्राउंड से बाहर दिखा रहे होते हैं ना, आई थिंक वो उन्हें ग्राउंड में दिखाना चाहिए। तो हाशिर की तरफ चलते हैं। हाशिर, मुझे बताइएगा कि अंदर क्या मजीद कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि शादाब की जब से अनाउंसमेंट हुई है एज अ वाइस कैप्टन, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पर नाराज भी हैं। फिर अभी रिसेंटली बाबर के फादर भी जंप इन कर चुके हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले असगर ने बात की कि शायद टीम में ग्रुपिंग इतनी मजबूत हो चुकी है, कुछ लोग हैं कि जिनका जो समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर सिर्फ उनका हक है और वो पाकिस्तान परफॉर्म करें या ना करें वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। शादाब खान की बात करें तो शादाब खान को टीम से क्यों निकाला गया? उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ना उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग तो वो शायद ऐसा लगता है कि वो जैसे बॉलर कभी रहे ही ना हो, या वो बॉलिंग करना मुकम्मल तौर पर भूल चुके हो। इस बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें टीम से बाहर निकाला गया, लेकिन फिर अब अचानक वो टीम में वापस आ रहे हैं और वापस भी एज अ T20 टीम के वाइस कप्तान के तौर पर आ रहे हैं। उनके ससुर साहब सकलैन मुश्ताक जो है वो मेंटोर के तौर पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माहाना 18 से 20 लाख रुपए ले रहे हैं। समझ में नहीं आता कि सकलैन मुश्ताक जो है वो एज अ मेंटोर
क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ बाबर आजम की बात करें तो काफी अरसे से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन कहा तो जाता है कि जी उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि हर गुजरती सीरीज के साथ उनका नाम जो है वो टीम में शामिल हो जाता है। तो ग्रुपिंग तो टीम में है और कुछ लोगों ने मुकम्मल तौर पर जो है वो टीम को होल्ड किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अजहर ने बिल्कुल पिन पॉइंट बात की कि ये जो ग्रुपिंग है इसको सबसे पहले खत्म करना होगा। जो नए लड़के हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो सिंध के हों, सिंध से हमारे पास काफी अच्छे लड़के आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ यंग टैलेंट जो है वो काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन क्या फायदा ऐसे यंग टैलेंट का सामने आने का, क्या फायदा लड़कों का डोमेस्टिक में परफॉर्म करने का कि जब आपकी टीम के ऊपर 5 से 6 लोग जो है वो मुसल्लत हो गए हो। शाहीन शाह अफरीदी साहब है, मुझे समझ में नहीं आती कि वो उनकी क्या परफॉर्मेंस है। वो उनको जब टीम से बाहर निकालने की बात की जाती है तो उनके ससुर शाहिद अफरीदी साहब मीडिया के ऊपर आ जाते हैं, वो बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। शादाब की बात करें तो सकलैन मुश्ताक सामने आ जाते हैं। बाबर आजम की बात करें तो उनके फादर सामने आ जाते हैं और वो जो है वो एक्स क्रिकेटर को जो धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं कि मैं जो है वो आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा। तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ जा रहा है। और यहाँ पर देखें मैनेजमेंट का भी है कि अगर आपके बोर्ड में आप ये देखें कि वहाब रियाज जिनकी अपनी टीम में कभी जिनकी अपनी जो है वो टीम में जगह कभी मुस्तकिल नहीं रही है, वो रिटायरमेंट के फौरन बाद पहले निगरान सेटअप में वजीर बन जाते हैं स्पोर्ट्स के। अच्छा, यानी कि वो अभी सिस्टम में नहीं है लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस रखते हैं। लेकिन जहां तक बात हाशिर ने की है ना ग्रुपिंग की, बात अरसे दराज से चल रही है और अब तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर कोचेस रहे हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, जेसन गिलस्पी की ट्वीट की बात कर रही हूँ, तो इस पर भी हम मजीद बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो जेसन गिलस्पी ने नया पेंडोरा बॉक्स खेल लिया है और उन्होंने आकिब जावेद को एक क्लाउन करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि इन्होंने ग्रुपिंग की है मेरे खिलाफ भी और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ भी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो तमाम तीनों फॉर्मेट्स में ही पाकिस्तान के कोच बन जाए, इसलिए उन्होंने हमारा रास्ता साफ किया है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, इस हवाले से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो जेसन गिलस्पी ने इतना बड़ा बयान दाग दिया है और इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट में ये बातें हो रही हैं, लेकिन असकर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ना तो पीसीबी इस पे कुछ बोला है, ना ही आकिब जावेद ने कोई रिस्पॉन्ड किया है। देखिए, ये बयान नहीं है बल्कि ये आकिब जावेद और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ चार्जशीट है। एक ऐसी चार्जशीट जो बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर गई है, जिस पे पूरी दुनिया में बात हो रही है। और मुझे हैरत है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आकिब जावेद को इस पे बात करनी चाहिए, अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। क्योंकि उस ज़माने में जब ये लोग थे तो मेरे ख्याल है आकिब जो है सिलेक्शन कमेटी में अपना रोल अदा कर रहे थे। वो अबूरी हेड कोच तो इनके इस्तीफे के बाद बने थे। लेकिन जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जब हम टीम की सूरत हाल को देखते हैं और प्लेयर के इन एंड आउट को देखते हैं तो हमें ये बयानात बिल्कुल दुरुस्त नज़र आते हैं। ऐसा कुछ हुआ, लेकिन रोल कितना रहा आकिब जावेद का, ये तो आकिब जावेद या कोई तहकीकाती कमेटी बने, वो इसको बाकायदा इसको ऑब्जर्व करे और उसके बाद कोई फैसला सामने आए। लेकिन अगर दुनिया में किसी महज़िब और मुल्क में ऐसा हुआ होता, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते, तो पहली फुर्सत में वहाँ का आकिब जावेद मुस्तफ़ी हो जाता। लेकिन यहाँ का हमारा आकिब जावेद वो उसने बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली है। ये फ़र्क है दूसरों में और हम में। हम तो बड़े बड़े गलतियां करके भी अपने ओहदों पे मौजूद रहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। इल्ज़ाम लगे और वो मौजूद रहे, वो फौरी तौर पर जो अपना ओहदा छोड़ देते हैं। तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आकिब जावेद साहब, आपकी कुर्सी को हिलाने की नहीं, आपकी कुर्सी को तोड़ने की ज़रूरत है, आपकी रुखसती की ज़रूरत है और ये काम चेयरमैन को करना होगा। और कब करेंगे, बस इसी बात का इंतजार है। और अभी आपने इस्तीफे की बात की तो जोई रूट, उसके बाद स्टीव स्मिथ, फिर मुशफिकुर रहीम ने भी स्टेप डाउन कर दिया है, खैराबाद कह दिया है ओडीआई क्रिकेट को। लेकिन पाकिस्तान में जी ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं। तो हाशिर, मुझे आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या जेसन गिलस्पी ने आईना दिखा दिया है और पीसीबी को चाहिए कि अब जाग जाए वरना गई भैंस पानी में? जी बिल्कुल, देखें मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के बाद जो T20 वर्ल्ड कप की शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इंटरनेशनल कोच लेकर आएंगे।
और जब आप इंटरनेशनल कोच लाते हैं तो आपको कोच को तमाम इख्तियारात भी देने होते हैं। जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के तो टीम की परफॉर्मेंस कदर बेहतर होना शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही आसिफ जावेद को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, हेड बनाया गया, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जो टीम के कोच थे उनका टीम सिलेक्शन में रोल ही खत्म कर दिया। तो जब आपने कोच का रोल ही खत्म कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने जो कोच की जिम्मेदारी है वो उनसे वापस ले ली है और कोच सिर्फ एक नाम का कोच रह गया। तो जेसन गिलेस्पी का जो इल्जाम है, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी हद तक वैलिड जो है वो इल्जाम है कि अगर आपने कोच का रोल खत्म कर दिया तो आप एक क्लोन है। आप इसका मतलब है कि अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। आपने जेसन गिलेस्पी को हटाया, उसके बाद खुद आप कोच भी बने, सिलेक्शन कमेटी के हेड भी आप रहे, आपने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए। तो ये मेरा ये ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब सर्जरी की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें आज तक जो है वो सर्जरी समझ में नहीं आई कि वो किस किस्म की सर्जरी करना चाह रहे हैं। वो ग्राउंड के ऊपर तो तवज्जो दे रहे हैं, ग्राउंड की हालत तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो टीम की परफॉर्मेंस है, जो टीम की अपनी हालत है, वो दिन ब दिन जो है वो अबतर होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ लोग जो है वो ग्रुप टीम के ऊपर काबिज हो चुके हैं, मैनेजमेंट के ऊपर काबिज हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो मैनेजमेंट में घूम फिर के वो वापस पीसीबी के मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब से हमारी तो यही अपील है कि खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर रहम करें, खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करें। जो टीम ये जो कौम के पास एक आखिरी उम्मीद है क्रिकेट की, इसको बरकरार रहने दें और टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक कहा आपने। हैव सम मर्सी ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। और आज का टाइम की तरह मुझे किल्लत का सामना है आज। मुझे ये बताइएगा कि फॉर्मर क्रिकेटर्स मैंने देखा है कि आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। वो हफीज कह रहे हैं कि जो 90 के मेगा स्टार्स थे वो बता दें कि उन्होंने अपने दौर में कौन सा आईसीसी इवेंट जीता है। देखिए, बात तो सच है, तल्ख है, और जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। हाँ। हफीज़ ने या राशिद लतीफ़ जो बात कर रहे हैं 92 के दौर की, तो 90s के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने यकीनन 92 का वर्ल्ड कप तो जीता और जैसे तैसे जीता। और जाहिर है उसके क़यादत और उसमें जावेद मियादाद जैसे प्लेयर्स का शामिल होना, वसीम अकरम का होना, ये एक अच्छी अलामत थी। लेकिन उसके बाद वो लोग जो उस वर्ल्ड कप के बाद स्टार बने जी, वो आगे तमाम इवेंट में नाकाम हुए। तो उनकी इंडिविजुअल कारकर्दगी तो रही। जो बड़े बड़े स्टार्स बने वो इन दी एंड फिर नाकाम हुए और दूसरों पर तनकीद तो, लेकिन रियलिटी चेक कोई खुद नहीं ले रहा है। और जाते जाते आसिफ खान को एक बार फिर से मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं और जो उनकी फ्यूचर जर्नी है उसके लिए भी हम उन्हें कांग्रेट्स कहते हैं। हाशिर खतक भी हमारे साथ थे और असगर अजीम भी हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Fest.